हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को। सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इसके जो दो कारण हैं होने के उनको भी समझेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। इससे आपकी ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी फौजिया सिद्दीकी, और आपको अगर ये कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ इसको रेट रिव्यू रिकमेंड ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं, बस महंगाई को कहते हैं। जब महंगाई होती है उसी को हम इन्फ्लेशन कह देते हैं। और महंगाई क्या है? जब जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं वस्तुओं और सेवाओं के, तो इसको हम महंगाई कहने लगते हैं। और महंगाई क्या है? महंगाई ही हमारा इन्फ्लेशन है। कुछ इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ हमारा बहुत ज़्यादा समझने में नहीं है। बस सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हमें समझना है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन कह रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज हो रहे हैं। ओके, तो जनरल अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो इसको इसी तरीके से समझा जाता है कि जब जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में राइज होता है और जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस इंक्रीज़ कर जाते हैं एक इकनॉमी में और सस्टेन करते हैं बहुत लंबे टाइम तक की, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन तो बहुत ही ईजी हो गया, इसमें तो बहुत कुछ होता है। जी हाँ, इसमें बहुत कुछ होता है और जो ये इन्फ्लेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स भी इंक्लूडेड है। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि जब प्राइस राइज होता है, जो महंगाई होती है उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे हम इसके बाकी टर्म्स कवर करते जाएंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से सबके कारण और क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको सारे ही जितने भी प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, उनके पीछे के रीजंस क्या हैं, वो सब समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये जो इन्फ्लेशन होता है उसको कैसे समझें कि वो क्यों होता है। दो कारण हैं इसके होने के, कॉस्ट पुश होता है और डिमांड पुल होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी उत्पादन के साधन हैं, जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उसमें अगर किसी में भी वृद्धि होती है, किसी के भी प्राइस राइज करते हैं तो भाई प्रोडक्शन में पैसा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा प्राइस लगेगा। हम प्रोडक्शन में ज़्यादा प्राइस लगेगा तो उस जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्राइस राइज कर जाएंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है कंपनीज़ को। तो कंपनीज़ प्रॉफिट कैसे कमाएंगी? जैसे ही उनके किसी भी जो भी रॉ मटेरियल, लेबर या किसी भी चीज़ में उनके पैसा इंक्रीज़ हुआ तो प्रोडक्शन पूरा जो निकल के आएगा वो भी, उसमें भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होने का असर पड़ेगा प्राइस के ऊपर। ठीक है, और प्राइस हाइक कर जाएंगे, प्राइस राइज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो साधन हैं उनमें प्राइस, उनकी कॉस्ट में वृद्धि हो गई है, वो राइज कर गए हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें हम लोग इस इन्फ्लेशन को जन्म देते हैं। क्या हो रहा है कि जो हमारे पास अवेलेबल था प्रोडक्ट वो तो उतना ही था, ठीक है, डिमांड जो है वो हमने बढ़ा दी, जबकि सप्लाई जो है स्टैग्नेंट है, वो रुकी हुई है। ठीक है, सप्लाई इतनी ही है लेकिन हमने डिमांड इतनी कर दी, तो क्या होगा कि जो सप्लाई की कमी होने के कारण हर कोई वही चाहता है, जिससे क्या होगा कि प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे जिसके पास ज़्यादा मनी होगी वो ज़्यादा वो खरीद पाएगा और जिसके पास नहीं होगी वो नहीं खरीद। वो वाला इन्फ्लेशन होता है जो हम बढ़ा देते हैं। कैसे? जब मान लीजिए कि एक घर है और एक घर को ख़रीदने के लिए 11 लोग 10 लोग लगे पड़े हुए हैं, तो घर तो एक ही है, तो वो सभी ख़रीदना चाहते हैं। अब क्या होगा कि जो घर का ओनर है वो बढ़ा देगा उसके रेट, वो बढ़ाता जाएगा तब तक के जब तक के कोई उससे आगे बढ़ाने वाला ना मिल जाए। ठीक है, तो वो आप देखते हैं बिडिंग सिस्टम क्या होता है। बिडिंग सिस्टम में भी ये आपको देखने को मिलता है। सेम इन्फ्लेशन में भी आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कि डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कॉस्ट तो बढ़ना पड़ेगा ही। ओके,
तो अब इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। देखिए, एक कार बनाने में इतने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, ठीक है, इतने सारे सामान के साथ फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम लोग कार बोलते हैं, ठीक है। तो इस कार को बनाने में ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी भी अपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें में से किसी का भी दाम बढ़ता है तो फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। मान लीजिए रबर का दाम बढ़ गया तो ये जो हमारे टायर हैं वो महंगे हो जाएंगे। टायर महंगे हो जाएंगे तो कार में जब लगाए जाएंगे तो कार का फाइनल कॉस्ट भी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर इसके प्राइजेस पे पड़ेगा। इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो इसके प्राइजेस जब बढ़ जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन हो जाएगा। कौन सा? कॉस्ट पुश, क्योंकि इसके जो सामान लग रहा है उसी में ही उसकी कॉस्ट ही राइज कर गई। दूसरा है हमारा डिमांड पुल। देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, घर है, इसको ख़रीदने के लिए 6 लोग हैं। अब ये भी चाहते हैं लेना, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, सब चाह रहे हैं लेना। तो ये जो ओनर है वो क्या करेगा? इसके प्राइस राइज कर देगा। वो देखेगा कि कौन सबसे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसी को मिलेगा। तो इसलिए मान लीजिए नॉर्मल कीमत तो इसकी 50 लाख रुपए होती, लेकिन जब इतने लोगों ने डिमांड बढ़ा दी और सभी को ये घर चाहिए था, डिमांड बढ़ने से ये घर बिक गया 65 लाख का, जो कि इसकी वैल्यू से 15 लाख रुपए ज़्यादा था। तो यही है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपने समझा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आपने समझा, और ये डायग्राम से आपको अच्छे से आई होप